स्टॉक्स में कही जाता है अंडर वैल्यूड स्टॉक, कि आप मार्केट में पता नहीं चल रहा होता पर आपको लगता है कि नहीं यार इसकी वैल्यू ज़्यादा है, लोग इसको कम रेट कर रहे हैं, तो आप उसको उस वक्त पे उठाते हो उस प्लेयर को। उसका नुकसान क्या है, अगले साल शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन उस साल जो आपको जब वो फ़ायदा देगा तो वो आपको भरपूर फ़ायदा देगा। मुझे लग रहा है कि वार्नर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एटलीस्ट अपने करियर में 2-3 साल तो मैं लाइन से लगाऊं। क्या पता ओनर्स या हैदर अजहर से इतनी बात हुई हो कि यार वी वांट यू हियर फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स एंड ही इज फिट इतना कि हाँ PSL ही कैन प्ले। मास सदाकत को भी खिला लो, अब्दुल समद को भी खिला लो, कैडमोर को बिठा के नाहिद राना को खिला लो, 3 फॉरेन बॉलर्स के साथ भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा इनएक्सपीरियंस आ जाएगा मिडिल में। और अगर अगला मैच जीतते हैं अपना तो 11 पॉइंट्स पे आएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली नेट रन रेट ऊपर ही जाएगा, 0.9 समथिंग पे ही चल रहे हैं दोनों का। तो वहाँ कोयटा नीचे आ जाएगी, इस्लामाबाद अपना एक गेम जीतता है 12 तो कोयटा नीचे आ जाएगी। और आप देखते हो कि यूजुअली टूर्नामेंट में जो टीम एंड में मोमेंटम पकड़ती है ना वही जीतती हैं। तो हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेट नामा पॉडकास्ट। PSL अपने फाइनल लीग स्टेज के वीक में दाखिल हो चुकी है। ये वीक 4 चल रहा है PSL का, और अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक कोयटा के अलावा और मुल्तान के अलावा जो कि डिस्क्वालीफाई हो गई है, सारी टीमें हंट में हैं टॉप 4 में आने के। और फाइनली हमें कुछ क्लोज मैचेस भी देखने को मिले, कुछ हमें सरफेसेस में भी चेंज देखने को मिला। हमें पिंडी में जिस तरह बहुत हाई स्कोरिंग मिल रही थी, अब बॉलर्स के लिए भी हमें थोड़ी हेल्प मिली, बैटर्स के लिए भी हेल्प मिली। तो फाइनली टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो अनस भाई, टूर्नामेंट एंजॉय कर रहे हो? ये जो मैचेस वगैरह हो रहे हैं, फाइनली कुछ थ्रिलर, आज भी हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं एक थ्रिलर की बात कर रहे हैं, तो खुशी की बात है यार। फाइनली मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि दूसरे हफ्ते तक ऐसा लग रहा था कि यार इतने वन साइडेड गेम्स हो रहे हैं, और था कि यार ये मतलब आप सेकंड इनिंग्स में जाते हो और आप अपना टीवी स्विच ऑफ करना चाहते हो कि यार ये तो गेम ही एंड हो गया, तो इससे बेहतर है कि बंदा कोई और सा घर का काम कर ले। अभी फाइनली जब एक सेकंड लेग स्टार्ट हुआ है, लाहौर का जो लेग स्टार्ट हुआ है, उसमें हमें था कि एक तो नया स्टेडियम बना है तो ऑब्वियसली पिच पे भी कुछ एक इन्वेस्टमेंट हुई होगी, और पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो ऑस्ट्रेलियन क्ले की बात हो रही है, ये लाहौर की गद्दाफी स्टेडियम में भी यूज़ हुआ है? बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया गद्दाफी स्टेडियम का ही मैं भी जिक्र कर रहा था कि इधर भी ये चीज़ यूज़ हुई है, और उसका आप इम्पैक्ट देख सकते हो कि जिस तरह का आपको बाउंस मिल रहा है इस सीज़न में। पाकिस्तान में वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं है कि बायलैटरल इस सीज़न में अगर होती है तो आपको इस तरह की लाहौर में पिचेस कभी नहीं मिलती थी जिसमें बॉलर्स को एक अच्छा एज मिल रहा है। आप ग्रास देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कुछ पोजीशंस पे ग्रास भी छोड़ी हुई है, तो बॉलर को मूवमेंट भी मिल रही है, बहुत कुछ हो रहा है। तो इट्स गुड कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी देयर इज़ सम होप फॉर बॉलर्स के भाई विकेट्स भी लें, हम क्वालिटी विकेट्स लें, और मैचेस भी काफ़ी क्रंच जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। डायरेक्ट हम टाइम ज़ाया करे बगैर मैं इस्लामाबाद की ओवरऑल कुछ बात करूँगा। एक लाहौर से मैच हुआ जो कि हारे, पेशावर से मैच हुआ हारे। तो व्हाट हैज़ सडनली गॉन रॉन्ग फॉर इस्लामाबाद? क्योंकि जब तक ये लाहौर की लेग में नहीं आए थे तो ये जीतते चले जा रहे थे। क्या ये थोड़ी सी मुल्तान जैसी सिचुएशन है? लास्ट ईयर वो इन मुल्तान जीते जा रहे थे, अब अचानक से ये मसला शुरू हो गया। यार देखो, मैं तो इस्लामाबाद का सपोर्टर हूँ पिछले 3-4 साल से, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि 5 मैच ऑन द ट्रॉट इस्लामाबाद जीती। बट आई रिमेंबर ऑफ द रिकॉर्ड आपसे मेरी बात हो रही थी तो, और आपने कहा था कि अभी तक लाहौर में इन्होंने एक भी मैच नहीं खेला है। एंड एक चीज़ जो ऑब्जर्व करने की थी कि जो पिंडी में इनके मैचेस हुए और कराची में हुए, वहाँ पे एक्सप्रेस पेस पे भी वो शॉर्ट डिलीवरीज इतनी नहीं फेस की हैं इनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने, तो इट वाज कि थोड़ा बैट पे आसानी से आ रहा था। हाँ, कोई स्पेशलिस्ट बॉलर थोड़ा अच्छा कर जाए तो थोड़ा कंपटीशन मिल रहा था। जहाँ लाहौर का लेग स्टार्ट हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका टॉप ऑर्डर एकदम से मतलब गिरता चला गया, और मतलब चीप विकेट्स दिए इन्होंने। अच्छा, मैं एक चीज़ अगर नोट करूँ तो लास्ट ईयर एक्सपेरिमेंट देखो इस्लामाबाद हमेशा से करता है, डेटा ड्रिवन टीम में, हम सबको पता है, सही है। अब सलमान आगा को आपने जैसे लास्ट ईयर एक पोजीशन दी थी, शादाब थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर जाते थे, ओपनर्स पता होते थे। अभी आप कभी आजम खान को ओपनर ले आते हो, कॉलिन मंडो को ओपनर लाते हो, कभी वन डाउन ले आते हो, फिर कभी हैदर अली खेल रहे हैं, कभी वो नहीं खेल रहा, डॉर्शेस खेल रहे हैं, कभी मैकडर्मट खेल रहे हैं, तो रायली मेरेडिथ खेल रहे हैं। तो इतने सारे ये चेंजेस कर रहे हैं, डोंट यू थिंक कि कुछ ज़्यादा ही वो मतलब एक होता है रोल क्लैरिटी। मानता हूँ T20 मॉडर्न है और आप फ्लक्चुएशंस वगैरह करते हो, लेकिन इतने ज़्यादा चेंजेस वन टू मैनी तो नहीं हो गए?
यार काफ़ी हद तक है, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि बहुत ज़्यादा शफलिंग, और ना सिर्फ एक होता है ना कि आप टॉप ऑर्डर में खेल लो, मिडिल ऑर्डर ले लो, बॉलर्स ले लो, ओवरऑल शफल जा रहा है। तो ये चीज़ बैकफायर कर सकती है, बिकॉज अभी बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट अगर हम डिस्कस करें तो इस्लामाबाद माइट बी इन डेंजर ऑफ इवन गेटिंग डिस्क्वालीफाइड बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। तो ये चीज़ बड़े क्रूशल मैचेस अभी जो हम डिस्कस करेंगे, ये जिस तरह हारे हैं, हाँ आप इनके ओवरसीज ऑप्शंस में जो देखो कि मेडिट और बेन डॉशेस ये आपस में रिप्लेस हो रहे थे, बट हाँ टॉप ऑर्डर पे अगर आप देखो तो एंड्रेस गस पे ज़्यादा रिलाई कर रहे थे। एंड्रेस गोस को भी इन्होंने एक मैच में ओपनर भेजा, उन्होंने परफॉर्म भी किया। अभी लास्ट मैच की बात है, आई थिंक 4 या 5 पे आए थे, तो उसका भी वही बात कि रोल क्लैरिटी नहीं दिख रही मुझे इस टीम में। ये क्या वजह है इसकी? यार इनकी आई गेस मुझे जो अब तक लगा है कि एक ये इसी इंटेंट पे जा रहे हैं कि हम क्वालिटी बैट्समैन पे रिलाई करेंगे, और हमारे अगर 4 स्पेशलिस्ट बॉलर्स भी हों तो वी हैव सो मैनी ऑलराउंडर्स इन दिस लाइनअप, जैसे सलमान अली आगा हो गए, नवाज एंड इमाद, तो उनसे वो ओवर्स कवर अप कर जाएं। ये चाह रहे हैं कि बैटिंग हैवी जाएं हमेशा, जो इनका हमेशा 3-4 साल से एक नारा है कि हाँ भाई हम अपनी बैटिंग क्वालिटी शो करें इस टूर्नामेंट में। अच्छा, एक ये भी तो चीज़ हुई कि शादाब की इंजरी आ गई, इसने भी काफ़ी काम खराब किया, और उससे पहले सलमान अली आगा की इंजरी थी, तो ये दोनों आपस में शिफ्टें कर रहे हैं। तो अब आगा आ गए तो शादाब साइड हो गए। तो और शादाब के ये अब मजाक हम बहुत उड़ाते हैं शादाब की बॉलिंग का, बट इस्लामाबाद के कलर्स में तो उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस डिसेंट रही है। वो जो क्रंच मोमेंट पे आके विकेट लेते हैं, जो टिपिकल लेग स्पिनर का काम है कि जब रन स्कोर बढ़ रहे हो तो आप आके विकेट लो, तो वो इनकी वजह से चला गया। और पेशावर में तो मिड मैच वो छोड़ के गए थे, तो काइल मेयर्स ने शुरू में ओवर किया, फिर मुझे समझ नहीं आई। और अच्छा, फिर मैं उस पर ये चीज़ पे भी आऊँगा कि बॉलिंग प्लान भी इनका काफ़ी चेंज हो रहा है। एक ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि भाई इमर्जिंग प्लेयर को यूज़ नहीं कर रहे। अभी लास्ट मैच में 7 से इन्होंने कराया था क्या, मोहम्मद शहजाद से इन्होंने लास्ट ओवर दे दिया था। तो कुछ कंफ्यूज से दिखाई दे रहे हैं या वही डेटा यार डेटा पे जा रहे हैं, बट डेटा को भी सही तरीके से रियल टाइम में आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो ना। कैसे कि आपके पास जो इमर्जिंग प्लेयर था उसको अगर आपने एक ओवर या कभी भी टेस्ट करवाना था, तो वॉज इट द लास्ट ओवर, वॉज इट नेसेसरी कि उसको ऐसी पोजीशन में छोड़ा जाए? नो डाउट कैचेस छोटे, बट दैट वाज नॉट द राइट टाइम। उसके कॉन्फिडेंस के लिए भी गलत है। और आगे आने वाले मैचेस में फिर आपका क्या प्लान होगा, बिकॉज टॉप ऑर्डर आपका इतना भरपूर भरा हुआ है कि आप किसी इमर्जिंग को नहीं मेरे हिसाब से इस बैटिंग लाइनअप में एडजस्ट करोगे। काइल मेयर्स अब आ गए, उसके अलावा फिर मनरो हो गए, हैदर अली, आजम खान, कितने सारे प्लेयर्स हैं इस्लामाबाद के पास। तो इमर्जिंग बैटर तो नहीं मुझे आते हुए एक नज़र आ रहा है टॉप में। तो आपको इसको 10 प्लेयर से खेल रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ पेशावर ज़िल्मी। वो एक जो है बूंद निचोड़ रहा है अपना। हुसैन तलत से ओवर भी कराएंगे, अहमद दानियाल को, मास सदाकत को, सबको भरपूर यूज़ कर रहे हैं। लेकिन खैर पेशावर पे भी आएंगे। एक मैं लास्ट पॉइंट अगर मैं बोलूँ, नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई बहुत बुरा सीज़न जा रहा है, लेकिन आप जो कहते हो ना, जो लीडर ऑफ द पैक से एक्सपेक्ट करते हो, डोंट यू थिंक कि उसने उतना डिलीवर नहीं किया? हाँ, अब तक तो मेरे हिसाब से इतना कुछ ऐसा नहीं किया कि आप कहो कि हाँ भाई नसीम इज़ द वन जिसके अराउंड बॉलर्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अभी तक कलेक्टिव एफर्ट्स आ रही हैं, थोड़ी बहुत दूसरे बॉलर से भी आपको कवर अप करना पड़ रहा है। दैट इज़ वाई यू हैव लॉस्ट 3 मैचेस इन अ रो। तो ये एक अलर्टिंग साइन है नसीम की तरफ से कि भाई आपको यू नीड टू स्टैंड फ्रॉम द फ्रंट फ्रॉम बॉलर्स। ये बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो खैर प्रेडिक्शंस पे बाद में आएंगे, लाहौर की बात कर लेते हैं। आज जो हमने देखा वो तो जीते जीते हार गए, और एक मैच बारिश के नज़र हुआ, एक इस्लामाबाद से जीते। तो लाहौर की टीम में अब मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि जो अच्छी चीज़ें जा रही थी ना, जैसे सैम बिलिंग्स ने अच्छे रन्स किए थे। तो अब मैं यही बात कर रहा था, अभी रिसेंटली दोस्तों से डिस्कस कर रहा था, भाई सैम बिलिंग्स अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसकी एक पीक है। उसका हम बहुत अरसे से करियर देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसने पीक अभी यहाँ हिट की हुई है, बल्कि शायद उससे भी ऊपर। इतना अच्छा हमने उसको देखा नहीं है जितना वो अच्छा कर रहा है। तो एक साथ इतने सारे चीज़ें इनकी हो रही थी, अब होना बंद हो गई है, तो ये ट्रबल में। व्हाट डू यू थिंक के ये इनका किस तरह से आपको सेटिंग दिख रही है? जब तक मैं माइक की सेटिंग करूँ आप बताएं। नहीं, आप आराम से कर लें यार। बिल्कुल
लाहौर काफ़ी हद तक जिस तरह के ये लोग ने ओवरसीज़ कैटेगरी पिक की हैं, दे हैव बीन वेरी स्मार्ट विद देयर पिक्स के ऑलराउंडर्स भी पिक किए हैं और थोड़े टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी। सैम बिलिंग्स ओवर द ईयर्स देखा जाए तो लाहौर बहुत ज़्यादा इन पे रिलाई करते हैं कि ये एक बहुत इजी ऐसी पिक है जो आईपीएल में नहीं जाते और पीएसएल में इजीली एक्सेसिबल है। कीपर बैट्समैन भी है। अच्छा, वैसे बाय द वे कीपिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं सैम बिलिंग्स के। मैं कुछ जो टेक्स देख रहा हूँ आज भी, जैसे वाइडें बहुत बड़ी बड़ी शाइन वाइडें फेंक रहे थे जिस तरह पकड़े, तो कीपिंग में तो 10 आउट ऑफ 10, बिल्कुल 10 आउट 10। और जैसे हमने अर्लियर पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि ही हैज़ अ गुड स्ट्राइक रेट एट नंबर 5, जो वाइटैलिटी ब्लास्ट में भी वो खेलते हुए आ रहे हैं। और फिर दूसरी 200 के सीजन जितवाए हैं एज अ कैप्टन। बिल्कुल, ILT20 का भी अच्छा सीजन इनका गया था। तो मेरे हिसाब से वो भी एक सीजनल प्लेयर हैं जो बहुत काफ़ी एक्टिव हैं T20s में भी। और अब तक जैसे हमने डिस्कस किया कि इनके चांसेस हैं कि इंग्लैंड की टीम में भी आ सकते हैं। तो दैट्स गुड कि इनका लाहौर की टीम में खेलना काफ़ी हद तक, मतलब क्या कहते हैं, इनका परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वैसे यही हमारा बेस्ट चांस ही यही होता है कि हमने जैसे डेविड मलान को पकड़ा, एक ज़माने में हमने बेन डकेट को लिया, अभी मिचेल ओवन है। आप जो कहते हो ना कि एक स्टॉक्स में कहा जाता है अंडर वैल्यूड स्टॉक, कि आप मार्केट में पता नहीं चल रहा होता पर आपको लगता है कि नहीं यार इसकी वैल्यू ज़्यादा है, लोग इसको कम रेट कर रहे हैं, तो आप उसको उस वक्त पे उठाते हो उस प्लेयर को। उसका नुकसान क्या है, अगले साल शायद अवेलेबल ना हो, लेकिन उस साल जो आपको जब वो फ़ायदा देगा तो वो आपको भरपूर फ़ायदा देगा। और आपकी किस्मत अगर इस्लामाबाद जैसी हो, जैसे एलेक्स हेल्स वगैरह जो कि IPL खेलने से इनकार कर दें, तो आपको वो और सीजन्स के लिए भी मिल जाएगा। तो ये आपको फ़ायदा दे रहे हैं। अब सैम बिलिंग्स का ये बना हुआ है कि वो एक ऑडिशन दे रहा है कि इंग्लैंड टीम में वापस आने के लिए, वो अभी तक फ़ायदा दे रहा है काफ़ी हद तक। उसके लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे परफॉर्म कर जाए। तो एक ऑलरेडी अभी आपको पता है कि इंग्लैंड के डगआउट में बहुत सारी प्लानिंग चल रही है कि हाउ टू टेक आगे के जितने भी ईयर्स हैं किस तरह असेस करना अपने स्क्वाड्स, टेस्ट मैच, T20, वनडे, फिर नया कैप्टन आया। तो ये परफॉर्मेंस काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि काफ़ी आंखें देख रही हैं अभी सैम बिलिंग्स को इस PSL में। अच्छा, वैसे सिकंदर रजा की फॉर्म हमें काफ़ी बेहतर होते हुए देखे। आज नहीं रन्स किए, लेकिन लास्ट आप 2-3 मैचेस में देखो तो सिकंदर रजा फाइनली बैट से भी डिलीवर कर रहे हैं, बॉलिंग में भी बड़ी क्रूशियल विकेट्स पिक कर रहे हैं। कौन से बैटर को उन्होंने अभी बोल्ड मारा था एक मैच पहले, या 2 मैच पहले, उसमें बड़े अच्छे, जिसमें 4 विकेटें हारिस रऊफ ने ली थी, तो एक बहुत बेहतरीन बोल्ड मारा था। मुझे बैटर जहन से निकल रहे हैं, लेकिन वो फाइनली डिलीवर करें वो एक अच्छी बात है, क्योंकि डेविड वीसा तो इस साल तकरीबन ना होने के बराबर ही रहे हैं। आसिफ आफरीदी की मैं एक बात करना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा 1-2 मैचेस एक्सपेंसिव जा रहे हैं। लाहौर की क्या फिर ओवरऑल देख रहे हो कि ये चीज़ बेहतरी की तरफ जाएगी या मसले होंगे? यार लाहौर की ना अब तक मैंने देखा है कि बहुत मिक्स वाइब्स हैं। मतलब बीच में शुरू में टॉप ऑर्डर पे आपका मोहम्मद नईम, जिससे काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी शुरू के मैचेस में, ही वाज़न्ट डिलीवरिंग। उनके काफ़ी मतलब स्टार्ट्स आ रहे थे मगर 8, 10, 15 पे आउट होके चले जा रहे थे। अब तो बैक टू बैक 50, अब बैक टू बैक 50s आ रही हैं। तो यहाँ पे इनकी जो लोअर बॉलिंग ऑर्डर वगैरह है वो काफ़ी हद तक एक्सपेंसिव जा रहा है। आपके मेन जो स्टार बॉलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रन्स लीक कर रहे हैं। तो लाहौर का बड़ा मिक्स है कि इनको एज अ ग्रुप ऑल राउंड परफॉर्म करना है, बट सैडली अब इनके पास सिर्फ एक गेम रह गया एंड दे आर ऑन 9 पॉइंट्स। तो यहाँ इनके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा बिकॉज अब इनको दूसरों के मैच पे रिलाई करना है स्पेशली के। अच्छा, मजे की बात, फिर खैर उस पर वापस आते हैं, बट ये है कि एक ही मैच जो है वो ज़ल्मी से रह गया, तो ज़ल्मी कुड एंड अप डिसाइडिंग देयर फ्यूचर। दिस कुड बी अ वर्चुअल नॉकआउट गेम, हाँ, क्वार्टर फाइनल खेला। लेकिन फ़र्क ज़ल्मी का ये है कि उनका ये 2 इससे पहले भी गेम्स हैं। नहीं, तो 2 गेम्स पहले हैं। अब ज़ल्मी अगर 10 पॉइंट्स पे आती है एंड लाहौर 9 पे ही रहती है, जो कि रहेगी क्योंकि दे विल वेट फॉर ज़ल्मीज़ गेम, तो वर्चुअल नॉकआउट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कराची आपकी 5th आ रही है, कराची अगर 3rd पे अपने आप को फ्रीज कर लेती है, तो इन दोनों में से ही फिर एक आपका डिसाइडर होगा। थर्ड कर रहे हो, अभी आप इस्लामाबाद को लॉक नहीं कर सकते, सेकंड भी आ सकते। बिल्कुल, इस्लामाबाद सेकंड क्या मेरे हिसाब से, और एक बट करते हैं इसको, टेबल को करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि टीम्स को पहले कवर कर लें। मुल्तान का देयर इज नॉट मच टू से, बट क्विकली अगर मुल्तान को रिव्यू करें, एक तो होता है कि हारना, बुरा सीजन जाना, लेकिन जैसे आप अगर इंडिया में देखो तो CSK का जो हाल हुआ है वो इनका हुआ है। CSK ने चलो पिछले मैच में फाइट तो दी, 2 रन से हारे जो RCB से था, वो भी वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा था। आपने वो देखा जेल वाले जो शेटिंग की हैं? कौन सी वाली? बेसिकली 2016-17 में बाहर हुई थी CSK,
तो आरसीबी वाले वहाँ पे ना बाहर एक वो लगा के स्टॉल लगा के सीएसके की जर्सी बेच रहे हैं 2016 2017 लिखा हुआ है कि अच्छा। उस जमाने में ये डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो ये उस पर मजाक चल रहा है। इस बार तो डबल कर दिया ना इन्होंने। सीएसके चिपॉक में भी जाके जीते कितने 2008 के बाद जीते हैं, 8 या 9 के बाद। ये कुछ ऐसा ही है आई गेस 10-11 कुछ ऐसे हाँ, टाइम के 10-11 में बाद। आई थिंक भी जीते थे। और ये वानखेड़े में भी शायद इसी तरह का इनका रिकॉर्ड रहा है। एक तो ऐसे इन्होंने इस बार away वानखेड़े games- में भी जीत गए। जी। तो खैर, तो मुल्तान का तो उनसे भी बुरा हाल मैं कहूँगा चल रहा है। यार देखो फर्क है, चेन्नई में की जो टीम है ना, ऑब्वियसली वो बहुत ओल्ड स्कूल जा रहे थे। मुल्तान को तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं बनता बिकॉज दे हैड ऑल देयर बेसिस कवर्ड। प्लेयर्स प्रॉपर उनको अपने हिसाब से मिले, और जितना मतलब बातें की हैं इनके ओनर ने और उनके स्टाफ ने, बेसबॉल का फील्डिंग कोच आ गया, तो बहुत कुछ प्लान हुआ था। मगर जिस तरह मैचेस आ रहे हैं ना, एक होता है ना बहुत क्लोज मैच हारना 2 रन 1 रन से, वो नहीं हुआ है। आपने यू टर्न देखा है अली तरीन का? अभी वो बोल रहे हैं कि जो इस मौसम में हो रहा है ये गलत है, फेब में ही होना चाहिए। पहले पॉडकास्ट में उन्होंने बोला था मौसम का मसला है। क्या बोले यार ये बहुत कुछ हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा बातें कर जाते हो ना, आपको अपनी बातें ही लग जाती हैं। तो इट्स बेटर कि आपको 2 कान दिए हैं और 1 मुंह है, तो आप पहले सुने फिर उसके बाद एक रिटेलिएट करो। अच्छा, मैं वैसे एक सवाल पूछूं, अगेन आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम इन मुल्तान, कि ये व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस के हमेशा आप जो वीडियोस देखते हो उसमें, और ये प्रो स्पोर्ट्स की जो पॉडकास्ट है उसमें ये बात कर रहे हैं कि भाई मेरा काम होता है कि जो कोचेस वगैरह बता रहे हैं वो प्लेयर्स को बताना, तो मैं एज अ कम्युनिकेटर बनता हूँ, मैं डिसीजन ले रहा होता। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि जो कोच जो बात करना चाह रहा है वो अगर डायरेक्ट ये करे, अगर इतना लैंग्वेज का बैरियर है, तो मे बी हायर लोकल कोच। अगर आपने फीमेल कोचेज में वेल एंड गुड, आप सानिया क्या नाम है, सना मीर वगैरह को आप हायर कर सकते हो। यू हैव गुड लोकल कोचेज एज वेल। तो आप हर चीज़ में एक मिडल मैन जो बना हुआ है, ये आई डोंट यू थिंक ये भी थोड़ा सा मसला है? यार काफ़ी हद तक देखो बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। आपके अब्दुल रहमान जिस तरह के एक ओल्ड स्कूल कोच हैं, एक बंदा, उनके साथ आपकी 2 फीमेल कोचेस, फास्ट बॉलिंग स्पिन बॉलिंग, तो फ़र्क काफ़ी हद तक आ जाता है। मुझे जहाँ तक ये लगता है कि अली तरीन जब इनको लेकर आए थे तो ही हैड अ विजन के इनको किसी डिस्ट्रिक्ट या जो स्काउटिंग वाला पार्ट है ना, बहुत बार हमने देखा है कि दोनों फीमेल कोचेस फ्लाई करके ऐसे एग्जीबिशन या टूर्नामेंट्स में भी मुल्तान के रीजन में फ्लाइट करके आई हैं। तो वहाँ मेरे हिसाब से वो रोल ज़्यादा बेहतर है कि ये लोग जाके स्काउट करें फॉर मुल्तान वो तो अलग बात है। मैं तो अभी सिर्फ इस पे बात करना चाह रहा हूँ कि अली तरीन जो हर बार बढ़ चढ़ के प्लेयर्स को बात समझाना, और एक मतलब कम्युनिकेटर जो कि अपने आप को बोल रहे हैं, डोंट यू थिंक डायरेक्ट बात होनी चाहिए कि जितनी आपने भी जैसे क्रिकेट खेली हो, जो बंदा कहना चाह रहा है, मैंने अनस से बात करनी है, मैं एक दूसरी तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व करूँ, वो उतना क्लैरिटी नहीं रहती। और फिर एक और फैक्टर भी है ना, एक जब ओनर है जो आपके पैसे देता है वो आपको निकाल भी सकता है। सामने से आप जितना बोल दो प्यार मोहब्बत और अच्छी चीज़ें, बट एट सम पॉइंट यू हैव टू बी क्रूअल एज वेल। आपने प्लेयर्स को निकालना भी पड़ सकता है। बहुत सारे प्लेयर जिनको आपने बहुत ही अवार्ड्स दिए, कुछ दिए, फिर उसको आपने निकालना भी है, तो उसी मुंह से आपने उनको ये भी बोलना है कि नहीं यार पिक नहीं किया। तो ये भी तो एक मसला है यार। बहुत हद तक देखो, अगर मैं मुल्तान सुल्तान्स का अगर पार्ट हूँ, अब मेरे टीम का ओनर ही हर चीज़ में इतनी माइक्रो मैनेजमेंट कर रहा है या वो मेरे सामने घूम रहा है ना, आई एम अ यंगस्टर, तो मैं तो ऑब्वियसली नर्वस ही रहूँगा कि यार मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, मेरा कोई जवाब उनको बुरा ना लग जाए, बिकॉज मैं तो फ्यूचर का सोचूंगा। और आपको अगर ऐसा तो कोई थर्ड पार्टी रखना है तो यू कुड कीप इट फ्रॉम द स्टाफ या मैनेजमेंट, वो उसका रोल प्ले ज़्यादा होना चाहिए। अगर मुझे आज वीडियोस में कोई असिस्टेंट कोच ज़्यादा नज़र आ रहा होता है, जैसे एमआई की मैं एग्जांपल दूंगा, नीता अंबानी जब आती हैं तो वो अपनी 1-2 लाइन की स्पीच देके अवार्ड देके चले जाती हैं। आफ्टर दैट इट्स महिला जयवर्धना जो अपना रोल प्ले करते हैं, वो अपना रजिस्टर ओपन करके बताते हैं कि वो 3 विकेट्स फॉर 24 रन्स, जो भी उनके स्पिनर जो वितेश जो आए थे तो उनको अवार्ड देना और बताना। फिर सूर्या एक मैच के लिए कैप्टन थे, उनको अप्रिशिएट करना कि हार्दिक पांड्या पहले मैच में थे। दिस इज़ द रोल ऑफ मैनेजमेंट। वहाँ प्लेयर भी कॉन्फिडेंट फील कर सकता है कि मैं जाके अपने इसी कोच से बात कर सकता हूँ। और अच्छा एक और, खैर अगेन बहुत लंबा हो रहा हूँ, बट अब जैसे रिजवान है, उनके साथ एक कम्युनिकेशन गैप है, इतने इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। फिर अब्दुल रहमान खुद कुछ इतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते, तो वो एक अच्छा जब चल रहा हो तो ये चीज़ें इतनी पता नहीं चलती। बट आई एम श्योर ड्रेसिंग रूम का माहौल जितना वीडियो से अच्छा लग रहा है उतना अच्छा होगा नहीं, और बड़ा डिफिकल्ट होगा ये मैनेज करना।
ये देखो, वही जितने भी अब तक हम टीम्स की वो जो प्रमोशनल रील्स देख रहे होते हैं या कंटेंट देख रहे होते हैं, उसमें स्पॉन्सर वाला एलिमेंट भी नज़र आ रहा होता है कि यार ये या तो स्पॉन्सर्स पकड़ के करवा रहे हैं, या तो जो इनकी सोशल मीडिया टीम है वो इस तरह की कोई एक्टिविटी करवाना, हंसी मजाक करवाना, वो एक साफ साफ नज़र आ रहा होता है कि कौन सी टीम इंजॉय कर रही है। अगर आप इस्लामाबाद का डगआउट देखो, बिल्कुल नेचुरल लग रहा होता है, जिस तरह वो इन्जॉय कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, जो चीज़ भी खेल रहे हैं, बहुत नेचुरल है। बट अगर आप मुल्तान या कोई और टीम का देखो तो उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। ऐसा लग रहा होता है फॉर द सेक ऑफ वीडियो कि कैमरा ऑन है तो प्लेयर्स थोड़ा फ्रेंडली हो रहे हैं। अब या तो आपको पता है कि ओवरसीज़ प्लेयर्स से किस तरह एक्सपीरियंस लिया जाए, यंगस्टर्स के लिए कितना डिफ़िकल्ट है, बिकॉज यंगस्टर डरेगा कि उसको इंग्लिश नहीं आती। अभी मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ दिमाग में आई कि केन विलियमसन डगआउट बाउंड्री लाइन पे बैठे हुए थे और कराची किंग्स के जो इमर्जिंग प्लेयर्स थे जो अभी तक डेब्यू नहीं किया है, वो साइड लाइन पे कुर्सी पे बैठे हुए थे एंड दे वर जस्ट स्टेयरिंग एट केन विलियमसन, बट बहुत नर्वस लग रहे थे, बट वो बात नहीं कर सके। हालांकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि विलियमसन नहीं खेल रहा है एंड यू कैन सिट विद हिम। तो ये कल्चर बनाना बहुत ज़रूरी है जो कि आईपीएल में बन चुका है। अरे आईपीएल भी नहीं, और भी टीम्स में, वही जो आपने जैसे इस्लामाबाद की बात की, पेशावर की बात करें, क्वेटा में काफ़ी बेहतर कल्चर है। तो खैर क्वेटा की बात की, क्वेटा पे ही आ जाते हैं। क्वेटा फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई, बारिश के पॉइंट से भी फ़ायदा हुआ, बट फाइनली जो हमारी प्रिडिक्शन थी उसके हिसाब से चल रहे हैं। क्विकली इसके बारे में बताएं कि व्हाट हैज़ स्टार्टेड गोइंग राइट फॉर देम। आमिर की थोड़ी फॉर्म देखने को मिली है। अच्छा, मज़े की बात, जो लास्ट ईयर इनके जो मेन बैटर थे सऊद शकील, उन पे इतनी रिलायंस नहीं थी, लेकिन बाकी प्लेयर्स अब स्टेप अप कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि रायली रूसो के लिए अभी भी थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हैं कि उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं रही। पेशावर के अगेंस्ट आई नो उन्होंने अच्छा खेला था, लेकिन बाकी प्लेयर ने स्टेप अप किए, हसन नवाज ने लास्ट मैच में किया है। तो किस तरह से देख रहे हो, और ये डू यू थिंक कंटिन्यू होती है? यार काफ़ी हद तक एक बहुत अच्छा एक बॉन्ड बन गया अमंग्स द प्लेयर्स, और ये चीज़ है कि दे हैव एवरी टाइम दे हैव अ न्यू प्लेयर जो मतलब क्या कहते हैं हमेशा एक स्टार बन के निकल के आ रहा है हर मैच में। कभी हसन नवाज, तो कभी टॉप ऑर्डर पे आपके फिन एलन हो जाते हैं, तो कभी बॉलिंग में आपके मोहम्मद आमिर हो गए। तो ये काफ़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस इज़ गिविंग बैकिंग देम अ लॉट। हमने जैसे स्टार्ट में देखा था कि हमने प्रिडिक्ट किया था कि ये टॉप करेंगी, फिर एकदम हमारी बात सुनते ही ऐसा वायरस फैला कि ये डिप करने लग गई, एंड नाउ फाइनली एक बूस्ट मिलके अभी दे आर द टॉप रैंक। और खुर्रम शहजाद की बॉलिंग बहुत ज़रूरी है मेंशन करना। पेस नहीं है, लेकिन ये जो आप इसमें यहाँ पे क्रेडिट दोगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट को कि डे इन डे आउट जब आप बॉलिंग करते हो, ये लास्ट ईयर जिस तरह मोहम्मद अली ने मुल्तान को फ़ायदा दिया था, टेस्ट लेंस बॉल करना, शुरू में विकेट्स लेना, और क्योंकि लाहौर की विकेट और कराची की विकेट भी टू एन एक्सटेंट ये सपोर्ट दे रही थी, तो खुर्रम शहजाद ने उसका फ़ायदा उठाया। यार द आर्ट ऑफ टेस्ट बॉलिंग जो खुर्रम शहजाद के पास है, वो फाइनली इन पिचेस पे T20 के अंदर उनको काफ़ी हेल्प कर रही हैं, बिकॉज अब पिचेस थोड़ी बहुत वो जो स्टार्टिंग के 2 ओवर्स है ना विद द न्यू बॉल ऑन सच पिचेस, तो वो काफ़ी हद तक फ़ायदा दे रही है इनको, और आप देख सकते हैं कि एक डिसिप्लिन कितने अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये कह सकते हो कि जैसे बैटिंग पे मैं अगर छोटे से क्रिटिसिज्म करूं कि हसन नवाज के कैचेस ड्रॉप हुए, सऊद शकील थोड़ा सा उन्होंने फॉर्म दिखाई, बट टोटली आप ये नहीं कहोगे कि इन फॉर्म है। फिन एलन थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, रायली रूसो भी इन एंड आउट रहे हैं, फ़हीम अशरफ ने नो डाउट स्टेप अप किया, बॉलिंग बैटिंग दोनों, 4 विकेट्स लास्ट 4 विकेट्स भी ली थी। बैटिंग में भी उन्होंने एक कराची के अगेंस्ट आई थिंक मैच से काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी। तो उसके अलावा ये थोड़ा सा ट्रबलिंग साइंस होंगे। बिल्कुल यार, क्योंकि मार्क चैपमैन भी आए जिस तरह, और उनकी जो रेपुटेशन थी पाकिस्तान में, मार्क चैपमैन तो मुल्तान में थे ना। मार्क चैपमैन क्वेटा में ही है ना। तो अभी जब उनकी मतलब हाफ सीजन में उनका जब एंट्री हुई है और डेब्यू सीजन, तो सबको एक उम्मीदें थी कि जिस तरह पाकिस्तान का इन्होंने हाल किया न्यूजीलैंड जर्सीज में, वो नहीं कर पाए, तो वो एक रेपुटेशन लेके आ रहे थे, और लगा था कि शायद ये जगह बना लें और रायली को रेस्ट मिल जाए, और रायली को शायद फिर आगे जाके थोड़ा अपने पे वर्क करे। तो अभी ये काफ़ी हद तक एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि सऊद शकील एज अ कैप्टन भी, उनकी भी कभी कभी समझ नहीं आता कि वो 33 रन की इनिंग्स खेल जाते हैं 20 ओवर पूरे। तो कभी कभी फिन एलन का एक बहुत क्लियर रोल है, या तो वो स्कोर करके दे देंगे आपको 30-40 रन, या तो वो अपनी अर्ली विकेट दे के चले जाएंगे, बट दैट्स हिज रोल कि अटैक करो। तो बैटिंग में मुझे ये डर है कि क्वेटा क्वालिफाई कर जाता है लेट से, बट कोई वन साइडेड प्ले ऑफ मैच ना दे दे विद देयर बैटिंग।
हाँ। एकदम से एक विकेट्स की लाइन लग जाती है ना, ये तो थोड़ी बहुत फेस सेविंग आपकी फ़हीम हो गए नीचे से, 2-4 हसन नवाज हो गए, ये कर जाएंगे, बट मैच वो रिकवर नहीं कर पाएंगे मैच से। बॉलर्स को आपको रन्स देने हैं। अभी भी इमर्जिंग अभी कौन चल रहा है? हसन नवाज ही इमर्जिंग है। हसन नवाज ही इनके ठीक हो गया। अच्छा, आई थिंक इस पे तो ज़्यादातर कवर कर दी। मैं एक चीज़ बहुत छोटी मेंशन करूंगा, ये जो विकेट्स जहाँ बाउंस मिल रहा है, एक चीज़ यहाँ पता चलती है, साउथ को हम जो ओडीआई में वैसे तो डाल लेते हैं, बट साउथ अफ्रीका ले जाते हुए मैं बार बार सोचूंगा, इवन तो उन्होंने आई नो टेस्ट में अच्छा किया था, लेकिन ओडीआई में जब उनको कभी तेज़ खेलना हो तो मुझे थोड़ा सा डाउट्स हैं जहाँ बाउंस वाउंस मिल रहा हो, क्योंकि उनके जो गो टू शॉट्स भी हैं, जो थर्ड मैन वगैरह पे पीछे शॉट खेलते हैं, वो करते हैं, स्कूप करते हैं, वो इतना आसान नहीं होता जब बाउंस हो रहा होता है। जब नहीं हो रहा होता तो वो चीज़ काम कर जाती है। कराची और पेशावर आई थिंक बच गई है। कराची पे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि आज ही हमने मैच देखा। अब फाइनली एक शेप देखने को मिल रही है। डेविड वार्नर हैज़ फाइनली स्टेप्ड अप, टिम साइफर्ड ने कैमियोज के लिए, और इरफान खान न्याजी। लास्ट मैच में हम यही बात कर रहे थे कि अच्छा खेला, 40 रन किए 33 बॉल्स पे, लेकिन अगेन बाकी जो जितना बड़ा स्कोर लगा, आई थिंक 205-206 का टारगेट था, उसके हिसाब से देखा जाए तो वो उतनी अच्छी इनिंग्स नहीं थी, लेकिन आज उन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच जिताया, तो गुड थिंग्स फॉर कराची। यार फाइनली जो उनका प्लान था हैदर अजहर का, पिछले ऑक्शन में तो उनको उस तरह की पिक्स नहीं मिली, बस एक टूटी फूटी टीम बनाते गए वो। अब इस बार जिस तरह प्लेयर्स रिलीज़ किए और नए प्लेयर्स लेकर आए, तो दे वांटेड कि कोर भी, लोकल कोर भी अच्छा बने, मेंटेन हो, एंड दे टुक द रिस्क कि भाई टॉप ऑर्डर आपके ओवरसीज़ ही होंगे, साइफर्ड, वार्नर और विंस। एंड फाइनली जब विंस और साइफर्ड थोड़ा डिलीवर कर रहे थे तो वार्नर वार्म अप हो रहे थे बेसिकली अपने डेब्यू सीजन में, एंड फाइनली अब वो मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा क्विक रन दे रहे हैं। जो देख सुनने में आ रहा है कि वार्नर ड्रेसिंग रूम में या प्लेयर्स के साथ काफ़ी अच्छा वो जेलन हुए हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मेरे जहन में था, इसके जहन में होगा यार आईपीएल में होता सनराइजर हैदराबाद भरे हुए क्राउड्स, वो नहीं देखने को हमें मिला। अच्छा, ये चीज़ वहीं से शुरू हुई थी जब डेविड वार्नर लेट लैंड हुए थे पाकिस्तान, और जो कैप्टन्स का फोटो शूट था उसमें हसन अली को भेजा गया था, जिस पे बहुत आवाज़ उठाई गई थी कि यार आपका कैप्टन होना चाहिए और कैप्टन क्यों नहीं आया। तो वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उन्होंने ये कहा था कि भाई मुझे टीम के साथ थोड़ा सा बॉन्ड करना है, बिकॉज मैं बहुत प्लेयर्स के तो नाम भी नहीं जानता, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स नए थे, फर्स्ट टाइम मिल रहे थे। वो चीज़ को लोगों ने थोड़ा कैजुअली एटीट्यूड का प्रॉब्लम बना दिया कि यार वार्नर के शायद इतने नखरे हैं, इतनी सी तो देर की बात थी, बट अब नज़र आ रहा है कि नहीं यार, ही इज़ टेकिंग इट एज बिजनेस। मुझे लग रहा है कि वार्नर कहीं ना कहीं चाहते हैं कि एटलीस्ट अपने करियर में 2-3 साल तो मैं लाइन से लगाऊं। क्या पता ओनर्स या हैदर अजहर से इतनी बात हुई हो कि यार वी वांट यू हियर फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, एंड ही इज़ फिट इतना कि हाँ PSL ही कैन प्ले। जब कॉलिन मनरो खेल रहा है, एलेक्स हेल्स उस एज में खेल रहा है, तो अच्छा मैं एक चीज़ अगर मैं नोट करूँ, आईपीएल की बात करें, सनराइजर्स हैदराबाद में तो हम सब जानते हैं उससे ज़्यादा डेडिकेट, वो शायद ऑस्ट्रेलिया में भी उस डेडिकेशन से नहीं खेलते थे जो सनराइजर्स में खेलते थे। फिर दिल्ली में जब गए थे, दिल्ली में मुझे थोड़े से वो डिसजॉइंटेड से, उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं नज़र आते थे। वो ऑब्वियसली सीज़न भी बुरा गया था दिल्ली का, लेकिन अब फाइनली सनराइजर्स जितना नहीं बोलूँगा, लेकिन फाइनली यहाँ पे आपको वो दिख रहा है। एंड क्रेडिट टू हैदर अजहर ओवर हियर कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम का माहौल बनाया। उन्होंने बताया था डेविड वार्नर से मेरी काफ़ी सारी मीटिंग्स हुई उसके पहले, तो वो ब्रीफ देना, उनको एक अकस्टम करना यहाँ के कल्चर से, प्लेइंग स्टाइल से, फिर ये पैडल और डिफरेंट चीज़ों के थ्रू उन्होंने, जो हैदर अजहर का कहा था मेरा मेन काम था ड्रेसिंग रूम का कल्चर, ये दिख रहा है यार काफ़ी हद तक। अब इसमें कितनी सेंसिटिविटी है कि हैदर अजहर पीछे से एक कमांड पास कर रहे हैं, बट उन्होंने इतनी फ्रीडम दी है कैप्टन को, वाइस कैप्टन या टीम प्लेयर्स को कि भाई आप अपना एक माहौल बनाओ। आप देख सकते हो कि बॉडी लैंग्वेज, अभी मैं वार्नर को डगआउट में भी देख रहा होता हूँ तो उस टाइम पे मुझे ऐसी फील नहीं आ रही होती, एक बंदा होता है ना प्लेयर, कि उसके फेस पे बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट आ रही है, इमोशंस कुछ हो रहे हैं, माइक पे कुछ कह रहा है वो, तो आपको मिक्स फीलिंग नज़र नहीं आ रही। ही इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट। मैच जीतने पे भी जिस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत भी एक फॉर्मेलिटी या फेकनेस टाइप मुझे नज़र नहीं आ रही। लाइक ही इज़ एंजॉइंग दिस प्रोसेस। एक प्लेयर के लिए देखा जाए तो एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश स्टार्ट के एक डेब्यू कर रहे हैं PSL में। ऐसा भी नहीं है कि वार्नर पहले खेल के गए फिर वापसी आए, तो ये काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि इट्स गुड फॉर कराची किंग्स। हाँ, 2-3 साल बाद आपको
ये एटलीस्ट सोचना पड़ेगा कि भाई हाँ, या तो कोई लोकल कैप्टन साद बेग जैसे हो गए उनको तैयार करो, या तो बेग को बोल के इरफान नियाजी क्या चने बेचने जाएंगे? नहीं, बिल्कुल न्याजी पे भी कर सकते हैं। अब वो कैप्टनसी मटेरियल है या नहीं ये तो वक्त बताएगा। अभी तक की बात है, हम साद बेग सब में मैंने क्यों नाम लिया, क्योंकि वो पाकिस्तान अंडर 19 को कैप्टन कर चुके हैं, तो दैट्स वाई मैंने ये नाम लिया था। ठीक है। इसके अलावा कराची की बॉलिंग में अब्बास अफरीदी ने स्टेप अप किया है। मैं अभी भी बोलूँगा स्पिन इनका कंसर्न हो सकता है, नबी इनके परमानेंट पार्ट हो गए। पहले हैदर अजहर की बातों से उतने इंपॉर्टेंट प्लेयर नहीं लग रहे थे, लेकिन नबी की इंपॉर्टेंस नबी भी बोल रहे हो गया 43 की एज में पगले मुझसे फील्ड भी करवाएगा, बैटिंग भी कराएगा। मैं अब पता नहीं लाहौर में कैसा मौसम, वहाँ तो बारिशें चल रही हैं, यहाँ तो भाई कीमा निकला हुआ कराची में। तो कराची में निकला हुआ है, बट मुझे लाहौर का जहाँ तक पिछले 1-2 साल में मेरे दोस्तों से बात हो रही थी, तो वहाँ स्टॉर्म भी आता है ना, बट नेक्स्ट डे गर्मी वापसी हिट कर जाती है वो वहाँ पे। यहाँ हमें थोड़ा समंदर का फायदा है कि थोड़ी हवा चल जाती है कराची में। ठीक हो गया। लास्ट टीम पे आते हैं, मेरे दिल की फेवरेट दिल की धड़कन आपकी कलेजा सब कुछ। बॉलीवुड मूवी बना दी है दिल की धड़कन। अच्छा खैर, पेशावर ज़ल्मी की बात करें, मैं तो वेट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह रील आपको निकालते हुए दिखूंगा। बहुत लोगों ने रूल आउट किया था, ये क्या बॉलिंग पिक की है, कोई सेंस नहीं बनता। अब जो बेंच से भी प्लेयर्स खड़े कर रहे हैं, अहमद दानियाल खड़ा किया, मास सदाकत 50 करके डेब्यू मैच पे। अहमद दानियाल ने भी, मैं एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं कहूँगा लेकिन डिसेंट बॉलिंग कर रही थी। ल्यूक वुड अब परमानेंट पार्ट बन गए हैं। ये मिस्टेक मैं ज़रूर मानूंगा कि ल्यूक वुड को इनिशियली पिक नहीं किया था, वो तो जॉर्ज लिंडा का कोई पर्सनल रीज़न हुआ जिसकी वजह से वो चले गए, तो अब वो बन गए हैं परमानेंट पार्ट। लेकिन अब अलजारी जोसेफ की बॉलिंग अच्छी लग रही है और ये फ़ायदा हो गया। लाहौर की पिच और एक्स्ट्रा बाउंस ने अलजारी जोसेफ और ल्यूक वुड के तो खुश कर दी, बल्कि वो कहेगा कि यार यहाँ पे मैं अच्छी बॉलिंग करूँ, फिर शायद आईपीएल में पिक हो जाऊँ। ल्यूक वुड को तो मुझे लगता है अब घर भर भी मिल जाएगा कि अब तुम कहीं नहीं जा रहे हो, अब नेक्स्ट ईयर तक भी बैठे रहो, कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो, पहली पिक हो गए तुम हमारी, या तुम रिटेन हो जाओ। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है। मैं ना, क्योंकि पहले जब पाकिस्तान में टीमें आती थी ना, तो नया होता था, मैं फ़ौरन ना सारे प्लेयर्स को फॉलो करता था। इसी तरह पेशावर है, शुरू में जब आ रहे थे ना टीम्स पाकिस्तान में, तो यकीन नहीं आता था कि यार पीएसएल फाइनली पाकिस्तान में हो रही है। तो मैंने ल्यूक वुड वगैरह सबको तब से फॉलो किया हुआ है। तो मुझे अच्छी बात लगती है ल्यूक वुड जिस तरह इन्वॉल्व हो रहे हैं, हर मैच के बाद पोस्ट डालता है, फिर जाके प्लेयर्स के साथ घूम रहे हैं, तो वो एक मतलब ज़ल्मी फैमिली का पार्ट बन गया। यार इसमें क्रेडिट जाता है बिकॉज ज़ल्मी ने ही अब तक ल्यूक वुड को बनाया है। इसके अलावा और क्वेटा में खेला है या नहीं, ज़ल्मी में स्क्वाड में शायद आ चुका है, इतना खेला नहीं है जहाँ तक मुझे। तो ज़ल्मी ने ही पहले पिक किया था, और ये ऑब्वियसली टैलेंट पिक करके लाना इस स्टेज पे, फिर यहाँ से यहाँ से आईपीएल गए थे मुंबई ने। वो एक अलग बात है कि वो जिस टाइम पे गए और वांकेटे में उनको उतार दिया तो वहाँ उनकी हालत टाइट हो गई, बट हमारे लिए ब्लेसिंग हो गई कि हमें वो फिर से मिल गए पीएसएल। आप नोट करो ज़ल्मी से कितने प्लेयर्स, कॉर्बिन बॉश, ल्यूक वुड, मिचेल ओवन, वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे जो डाउन दी ऑर्डर आ रहे थे, रोवन पॉवेल, ठीक है, अभी मिचेल ओवन जैसे आपने नाम लिया। तो टैलेंट फाइंडिंग है, जो लोग पॉडकास्टर जो बोल, डेविड मलान इंग्लैंड में है, तो यार नो डाउट ये तो आपको क्रेडिट देना होगा। लेकिन अच्छा, पेशावर ज़ल्मी में थोड़ा सा बाबर साइम की बात कर लूँ, फिर उसके साथ टेबल पे ही आ जाते हैं। साइम का एक और फेलियर, मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी मैच में, जब वो शुरू में दाखिल हो रहे थे ना, जो इस्लामाबाद का मैच था, तो वकार यूनुस पूछते हैं कि आपका तो बुरा फॉर्म जा रहा है, तो आप किस तरह से, कहता है मैं उसको बुरा फॉर्म तो नहीं कहूँगा, मेरा नहीं बल्ला चल पा रहा, बट इंशाल्लाह आज मैं डिलीवर करूँगा। मुझे ये चीज़ इस बंदे की इतनी पसंद है ना, मतलब लोग जितनी गालियाँ दे दें इसको, लप्पा वगैरह जो बोल दें, नो लुक शॉट भी मारेगा, अपने शॉट्स खेलेगा, हमें रहे कुछ भी, उसने चौका मारा, ठीक है आउट हुआ, बट एटलीस्ट ये लेके चल जाए। खैर, अगर वैसे बैटिंग के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो डू यू थिंक कि ये टेम्परेरी चीज़ है, या आपको कुछ ऐसे फ्लॉज नज़र आए कि यार कोई कमज़ोरी पकड़ ली है? यार कमज़ोरी तो अब तक नहीं पकड़ी गई है, बिकॉज काफ़ी डिफरेंट तरह की डिसमिसल्स रही हैं साइम की। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे वो चीज़ आप उसको देखोगे कि कहीं पे आपने टूवर्ड्स द बॉडी शॉर्ट बॉल करा के आपने आउटसाइड एजेस लगा दिए बैट से। जैसे लास्ट मैच की बात करूं तो एक इनसाइड एज पे बोल्ड हुआ, तो दिस वाज फाइम अशरफ की बॉल काफी उठ गई जो एज लग के स्लिप। तो दिस इज समथिंग के एक तो देखो, जो ज़ल्मी का एक अपना प्लान है वो साइम को दिया होगा कि भाई आप जाके उस प्लान पे बस अमल करो, तो ही इज़ डूइंग दैट एंड ही इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई कुछ मसला नहीं, मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ, मैं कम बैक कर सकता हूँ यहाँ भी, पाकिस्तान टीम में भी। तो मेरे हिसाब से इतना फ़र्क नहीं होना चाहिए, बिकॉज थोड़ी डिसमिसल्स जो थे उसमें बैड लक भी रही है
तो इतना मसला नहीं होना चाहिए। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि साइम का जो मैं पहले भी एक एटीट्यूड या एक जो नेचर देखी है ना, कि अगर एक होता है ना, आप किसी प्लेयर को कुछ बोल दो या एक तफरी भी ले लो एक सॉर्ट ऑफ, तो दिल पे लग जाती है, तो प्लेयर हर्ट हो जाता है, इमोशन सेंटिमेंट्स उसके हर्ट होते हैं। साइम के साथ वो नहीं है। साइम बोलता है भाई तो मैं बोलना है। सयाम सयाम अयूब हमारे एक्स क्रिकेटर हैं, उन्होंने ऑन एयर इतनी बार बोला है कि अब मेरा दिल करता है कि एनआईसी पे इनका ये बस बोलूं कि यही नाम लिखवा दे भाई, साइम खत्म कर दे, सयाम अयूब। अच्छा, बाबर पे क्या बोलोगे भाई? बाबर क्या बड़े स्ट्राइकिंग, वो बाबर फैंस जो है बोल रहे हैं देखो अब रन्स कर रहा है, लेकिन दूसरे बोल रहे हैं देखो स्ट्राइक रेट अभी भी वही है। मैं मानता हूँ मैच की सिचुएशन में स्लो ही खेलना था, लेकिन हाउ डू यू रेट दैट द लास्ट इनिंग्स या हिज फॉर्म ओवर? मुझे सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि आप ना क्रिकेट नामा पे एक बाबर आजम सीरीज शुरू करें, जो हम छोटी छोटी इसकी वीडियोस कोई 10-12 सीक्वल बनाए फ्रॉम इनकी डेब्यू से लेके आज की तारीख तक, ताकि हमारे काफ़ी लोग हैं उनको क्लियर हो जाए। चलें, ये तो मजाक हो गया, मगर बाबर का यार अभी लास्ट मैच में आपने देखे फाइनली 1 डाउन आ गए और मिचेल ओवन को क्रेडिट, तो दिस इज समथिंग जिसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत लोग बैश कर रहे हैं कि यार नहीं मानता, बात नहीं मानता। फाइनली मुझे अच्छा लगा कि मैनेजमेंट ने अगर उसको जाके बोला और उसने बात मानी। फिर भी इतना फ़ायदा नहीं हुआ, बट इंटेंट नज़र आई कि हाँ ये आप चेंज करोगे, ये माइट भी आपको प्लेऑफ्स में फ़ायदा कर जाए, बिकॉज मिचेल ओवन इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं बिग बैश में, तो उसको भी कुछ मैचेस तो देना बनता ही है कि भाई मैं टॉप भी पहले मैच में ही जज ना कर लो। तो ये चीज़ अच्छा लगा कि बाबर फाइनली रियलाइज कि इस टीम के अंदर मेरी ओपनिंग पे जगह नहीं बनती। ठीक हो गया। हारिस का अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, वैसे तो हाईएस्ट रन स्कोरर है ज़ल्मी के, अब शायद बाबर हो गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो अपने शॉट्स खेल लें। लेकिन मुझे डर लगता है जब कभी भी थोड़ी सी बॉल स्विंग सीम कर रही होती है ना, वो मुझे हो रहा था अभी शॉट मारेगा आउट होगा, अभी शॉट मारेगा आउट हो गया, और मोर ऑफन देन नॉट वो ऐसी जगह पे आउट हो जाता है। और कोई इंटरव्यू में, मैंने वो इंटरव्यू देखा नहीं, मुझे दोस्त बता रहे थे कि भाई बाबर ने उसको बोला है कि भाई थोड़ी जिम्मेदारी ले। अब वो अलग बात है कि जिम्मेदारी वो तो ले वही हाईएस्ट रन स्कोरर है, लेकिन थोड़ा सा डर है। मैं T20 में उतना ज़्यादा हार्श नहीं होऊंगा, लेकिन कभी कभार आपको अगर थोड़े से टेक्स्ट बुक शॉट्स खेलने पड़े और कभी कभार आपको रोकना पड़े, क्योंकि इंटरनेशनल में ये उस तरह की क्रिकेट नहीं होती, डिफरेंट होती है, कभी कभार करना पड़ेगा यार। थोड़े है कि नहीं, ये तो बहुत फर्क होता है। इंटरनेशनल में ये याद रखो, ओपोनेंट्स में ऑल स्टार होते हैं आपके बॉलिंग लाइनअप में। यहाँ फर्क क्या है कि आपको फायदा हो जाता है कि कोई इमर्जिंग बॉलिंग कर रहा है या कोई डोमेस्टिक पाकिस्तानी प्लेयर आपके सामने आ रहा है, तो आप उसको ऑल आउट जा रहे हो और पावर प्ले का भी फायदा उठा रहे हो। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने किया कि स्विंग पे ये बहुत फंसते हैं, और क्योंकि इनका जो आर्क है, ये बैट ओपन एयर में अपना क्या कहते हैं, बैट को बिल्कुल एक्सपोज कर देते हैं, जिसपे आउटसाइड एज भी लग सकता है, टॉप एज भी लग के बॉल खड़ी हो सकती है, जिसमें इजी आउट हो सकते हैं, और विकेट्स भी एक्सपोज कर देते हैं। इवन जब क्या कहते हैं टुवर्ड्स द विकेट ये खड़े हुए होते हैं, उसमें भी ये जिस तरह का स्लॉग करते हैं जिसमें इनके पैड्स इजीली एक्सपोज हो रहे होते हैं। आमिर ने काफ़ी बार इनको ऐसी इन स्विंगर बॉल्स करवाई हैं। तो यहाँ हाँ ये फंस सकते हैं कि अगर इनका बैक टू बैक ऐसा है कोई सीजन आ गया जिसमें ये मतलब कम रन्स पे आउट होते चले गए, तो ये एक है। लेकिन मैं खैर अगेन मैं T20 है तो उतना हार्श नहीं होऊंगा, क्योंकि T20 में आपको कम बॉलें, और जैसे हम बात करते हैं रोल यूटिलाइजेशन। अच्छा, मोहम्मद अली फाइनली डिलीवर करे, अभी अगला मैच मुल्तान में है। आई वुड वांट हिम टू डू वेल इन मुल्तान एज वेल। बॉलिंग में भी अब ऐसा लग रहा है उसाइम अयूब फाइनली विकेट्स लेने लगे, बैटिंग में नहीं कर रहे हो तो लेकिन बॉलिंग में डिलीवर कर रहे हैं। हुसैन तलत की उस तरह ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, लेकिन अब एक अहमद दानियाल एक ऑप्शन हो गए, माज सदाकत भी बॉलिंग कर लेते हैं, तो ये अच्छा लग रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं ये बता दूं कि उसके अलावा मोहम्मद अली वगैरह पे, और फाइनली मुझे बता दो कि जो बेस्ट इनकी प्लेइंग 11 है उसमें इनमें से किन प्लेयर्स को खेलते हुए देख रहे हो और कौन बैठता है? यार अब तक ये कहते हैं ना फेरी टेल स्टोरी, पहले यही प्लेयर्स आपको लग रहे थे कि यार इनको कहाँ बोझ लग रहे थे। मोहम्मद अली पे हम लोग मतलब बड़े सरकास्टिक हो रहे थे कि यार मुल्तान के पास ही रहता तो ज़ल्मी बोलता हाँ यही ज़्यादा बेहतर था। बट फाइनली जो बीच में मैचेस मिस किए हैं उसमें ये नेट्स में एक रियलाइजेशन हिट हुई होगी कि यार मेरा पेस कम हो गया, मुझे या तो कोई मसला होगा भागने में इशू आ रहा है। कंफर्मेशन बायस हो सकती है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वजन में भी फर्क लगा है। ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन में मुझे भी फील आई थी, तो मुझे ऐसा लग सकता है। बट कंफर्मेशन बायस हो सकती है, वो कहते हैं ना कि आपको एक चीज़ जहन में आ रही है कि इससे कुछ चेंज किया है तो आपको लगने लगता है। बट हाँ तो मुझे ये बताओ जल्दी से कि इनकी बेस्ट प्लेइंग 11 में कौन से ये प्लेयर खेलते हैं? माज सदाकत अब अगला मैच तो खेलते हैं,
लेकिन अभी मास सदाकत उसकी जगह आए थे, किसकी जगह आए थे ये? दो चेंजेस किए थे ना, हुसैन तलत तो टीम में थे, हुसैन तलत तो टीम में थे, मैं इनफैक्ट मैक्स ब्रायंट भी खेले थे। मैक्स ब्रायंट को भी इस वाले में खिलाया गया था। अच्छा, इस बार एक तो ये था कि स्पिनर कोई नहीं खेला था, तो सुफियान मुकीम भी नहीं था, आरिफ याकूब दोनों नहीं थे, तो उसकी जगह तो एक बॉलर हो गया। एक बैटर बिठाया था जो कि अब्दुल समद बिठाया था, यस, अब्दुल समद को रेस्ट दिया था, और एक फॉरेन प्लेयर इन्होंने बिठाया था, ल्यूक वुड, अल्जारी जोसेफ, मिचेल ओवन और मैक्स ब्रायंट खेले थे। बिल्कुल। चौथा फिर कौन सा रेस्ट कर रहा है इसमें? इनकी टीम में कौन सा प्लेयर था अपना, मैं उसके स्क्वाड को देखता हूँ, बट बहरहाल जो स्टार्टिंग 11 या बेस्ट 11 में किनको देखते हो? यार ऑब्वियसली इनकी स्टार्टिंग 11 में तो आपके अगर ऑलराउंडर्स में आ जाओ तो मिचेल ओवन हो गए। पहले तो उससे शुरू करो, बाबर साइम, तो ऑब्वियसली बाबर, साइम, हारिस, हाँ, टॉम कॉलर कैटमोर, लास्ट मैच में टॉम कॉलर कैटमोर बैठे थे, स्कोर कार्ड खोले बगैर याद आ गया मुझे। लेकिन यार प्लेटिनम प्लेयर को ये बिठा रहे हैं, ये करने को चल जाए, लेकिन आई होप कि ये वापस आए। अब इसमें दो चार चीज़ हो सकती हैं कि क्या वो अनफिट हैं, कोई फीवर हो गया उनको, या दे वांट टू एक्सपेरिमेंट द बेंच स्ट्रेंथ, बिकॉज मैक्स ब्रायंट ने पहला मैच खेला था एंड ही वाज सो अनलकी कि पहली बॉल पे उनका टॉप एज लग के सीधा बॉलर के पास बॉल गई थी, तो दे वांट टू ट्राई हिम एज वेल कि यार क्या पता प्लेऑफ्स में इसका भी कॉम्बिनेशन काम आ जाए, हम इसको कैसे यूटिलाइज कर लें, क्योंकि आपने अपनी रिप्लेसमेंट भी तो ट्राई कर ली ना। अभी आपका जो मेन बॉलर आया नाहिद राना, आप उसकी अभी जगह नहीं बनते हुए नजर आ रही है, बिकॉज फाइनली आपके फास्ट बॉलर्स डिलीवर कर रहे हैं ओवरसीज कैटेगरी में, अल्जारी और लूक वुड, तो ये आपके मेरे हिसाब से फिट हो गए। फिर इनके साथ इनको आई थिंक जो ये खेलते हुए आ रहे थे वही लेते हुए चलोगे आप। अब्दुल समद को आप खिलाओ नहीं खिलाओ, ये आई थिंक खिलाना पड़ेगा मुझे लगता है, लेकिन मास सदाकत को भी फिर आप खिलाना ज़रूरी होगा, या तो आप हुसैन तलत से रिप्लेस करो। अभी तो ऐसा ही हिसाब किताब है कि पहले चीज़ कैटमोर वापस आएंगे, ऑब्वियसली मैक्स ब्रायंट की रिप्लेसमेंट पे एक तो आपका ये, जैसे आप ये भी कर सकते हो, पता है, आप मास सदाकत को भी खिला लो, अब्दुल समद को भी खिला लो, कैटमोर को बिठा के नाहिद राना को खिला लो, 3 फॉरेन बॉलर्स के साथ भी जा सकते हो, लेकिन थोड़ा इनएक्सपीरियंस आ जाएगा मिडिल में। बैटिंग में फिर आप काफ़ी रिस्क ले रहे हो इस तरीके से देखा जाए तो। यार वैसे साइम की फॉर्म आ जाए तो ये चीज़ आपको इतनी बुरी नहीं लगेगी। अब वो तब जब आए तो तब की बात है ना, अभी तो एक फ्लो चल रहे, और अगर आप एक चीज़ ये मत भूलो कि और क्या कहते हैं, एक दो मैचेस में सॉरी लेकिन मिचेल ओवन भी होंगे, वो भी एक्सपीरियंस नहीं है, बट एक बैटर तो होंगे जो मिचेल ओवन है, बट अब जिस तरीके से जल्मी यूज़ कर रही है मिचेल ओवन को लास्ट मैच में जो आपने देखा, वैसे एक्सपीरियंस की बात है, हुसैन तलत है तो सही एक्सपीरियंस, तो एक बाबर ऊपर से एक्सपीरियंस, हुसैन तलत, आप ये कर सकते हो, बुरा आइडिया नहीं मेरे हिसाब से। और अगर आपको मिचेल ओवन की जगह कभी आपको लगा कि स्पिन विकेट बन रही है तो आप ले आओ मिचेल ओवन की, टॉम कॉलर कैटमोर स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो ऐसा ही है। मगर अभी तक देखा जाए तो पेशावर हमेशा स्पेशलिस्ट जो बॉलर्स होते हैं वो 4 के साथ ही गया है, एंड दे रिलाई अलॉट ऑन द लाइक्स ऑफ साइम अयूब वगैरह, तो उनकी अब थ्योरी अभी से नहीं है, पिछले कुछ सीजन से ये चलते हुए आ रही है, तो इतना ज़्यादा ये नहीं करेंगे हैवी फास्ट बॉलिंग को कि नाहिद को भी लेके आ गए और ये बाकी इन 2 के साथ, तो यहाँ पे मुझे लगता है हाँ, अगर रिप्लेसमेंट भी आई तो नाहिद राना को अगर एक मैच मिला तो मे बी अल्जारी को थोड़ा रेस्ट मिल जाए कि भाई बैक टू बैक मैचेस, क्योंकि गर्मी भी है, ओवरसीज प्लेयर के लिए ये काफ़ी डिफरेंट कंडीशन है, मुश्किल है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं मेन जो टॉकिंग पॉइंट टेबल पे। क्वेटा क्वालिफाई कर चुकी है, ठीक है, टेबल मैंने खोला था ये, हाँ, क्वेटा क्वालिफाई कर चुकी है, इस्लामाबाद 8 मैचेस से 10 पॉइंट पे है, कराची भी 8 मैचेस से 10 पॉइंट पे है, लाहौर अब थोड़ी सी डेंजरस सिचुएशन पे क्योंकि 9 मैच खेल चुकी है, हमने जैसे बात की, वो मैक्सिमम कमा सकते हैं 11 पॉइंट्स, और पेशावर अगर पेशावर अगर एक मैच अपना जीत जाए मुल्तान या पेशावर का मुल्तान, कराची और लाहौर से, वो मुल्तान या कराची में से एक मैच जीत जाए तो दूसरा मैच उनको लाहौर को हराना है और वो लाहौर पक्का नॉकआउट हो जाएगी। और अगर हम वो देखें फिक्सचर में देखें तो पहले किससे मैच है इनका, अच्छा कल तो ये खेल रहे हैं मुल्तान से, कल अगर इनको विक्ट्री मिल गई ना फिर तो लाहौर के लिए बहुत टेंशन है। अच्छा, मैं लाहौर से 3rd मैच खेल, मैं एक चीज़ आपसे, सॉरी टू कट यू ऑफ, कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि क्वेटा भी 11 पॉइंट्स पे सही है, अगर क्वेटा 2 मैच हारती है तो देयर इज स्टिल अ स्लाइट चांस कि क्वेटा भी नॉकआउट हो सकती है ऑन नेट रन रेट। हाँ टेक्निकली, क्योंकि
कोयटा का लेट से मुल्तान और इस्लामाबाद से 2 मैच रह गए। इस्लामाबाद के लिए भी अब मस्ट विन बन गया, तो इस्लामाबाद 12 पॉइंट्स पे जा सकता है, और मुल्तान से ही हारते हैं तो लाहौर के बगैर भी बाहर हो सकता है। नहीं, आप ये 12 भी क्वालिफिकेशन वो बन सकता है, 12 भी क्वालिफिकेशन बन सकता है, बट जैसे कि लाहौर जो 4th पे है, लाहौर का नेट रन रेट अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है कोयटा के साथ। मतलब लाहौर अगर अगला मैच जीतता है अपना तो 11 पॉइंट्स पे आएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली नेट रन रेट ऊपर ही जाएगा, 0.9 समथिंग पे ही चल रहे हैं दोनों का, तो वहाँ कोयटा नीचे आ जाएगी। इस्लामाबाद अपना एक गेम जीतता है 12, तो कोयटा नीचे आ जाएगी। एंड ज़ल्मी के लिए भी सिंपल सिनेरियो है कि ज़ल्मी अगर अपना जीत जाए तो इस तरीके, मगर इसमें हाँ थोड़ी शफलिंग हो सकती है, कोयटा का थोड़ा बहुत रिलायंट रहेगा दूसरी टीम्स के रिजल्ट्स पे। हाँ मतलब इतना मुश्किल नहीं है मैथमेटिकली, तो ऑब्वियसली क्वालिफाई नहीं किए, लेकिन बहुत मुश्किल होगा बाहर होना। आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर ये टॉप 2 में भी फिनिश ना करें, बट रियलिस्टिकली स्पीकिंग इस वक्त आपको कौन ज़्यादा डिफिकल्टी में लग रहा है? और अगर हम उस पर आएँ, फिक्सचर्स पे आएँ, तो पेशावर मुल्तान में अगर पेशावर जीत गया तो वो चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली कि लाहौर और पेशावर का वर्चुअल नॉकआउट भी बन सकता है, और अगर कराची से जीत गई पेशावर तो वो तो मैटर भी नहीं करेगा, अनलेस नेट रन रेट के फ़र्क पे चला जाए, जो कि इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। यार अभी देखो एक क्लियर कट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, नहीं वैसे नेट रन रेट पे तो लाहौर आ जाएगा। बिल्कुल, मैं अभी यही बात कर रहा था। ज़ल्मी के लिए सबसे टफ चीज़ क्या है कि अब आपको तीनों मैच अगर आप जीतते हो तो मैक्स यू कुड गो स्टिल 12 पॉइंट्स, और अभी तक आपके जो टॉप 3 टीम्स हैं वो 11, 10, 10 पे हैं, तो इनका आपस में मैच है तो कोई ना कोई वो 12 पॉइंट वाला। बेसिकली लाहौर को अभी सपोर्ट करना पड़ेगा, मुल्तान और कराची को, क्योंकि अगर पेशावर दोनों मैचेस जीतता है तो पेशावर तो आ जाएगा, लाहौर बाहर हो गया फिर बेसिकली। अगर ये टूर्नामेंट के लिए अच्छा ही होगा कि पेशावर एक मैच हारे। फिर बात करते हैं हम, अगर कराची की बात करते हैं, कराची का अगला मैच है पेशावर से, और उसके बाद इनका मैच है इस्लामाबाद से। पेशावर से ये जीत के आ जाएंगे 10 पॉइंट पे, सॉरी 10 पॉइंट कह रहा हूँ, 12 पॉइंट पे आ जाएंगे, तो उसमें तो ये क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों मैच हारते हैं तो फिर इनका क्वालिफाई करने का चांस है। 2 मैच हारते हैं तो इससे एक चीज़ तो एक मैच हारने पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि कोयटा से ऊपर नहीं जा सकते अभी, क्योंकि कोयटा 11 पॉइंट्स पे सही है। आप फिर आखिरी 2 भी जीत जाओ तो 10 तक जाते हो, फिर आपके लिए काफ़ी टफ हो जाएगा कि 2 मैच आप कह रहे हो तो उसमें फिर 2 मैच हारने के बाद 1 मैच भी जीतते हो तो लाहौर ऑलरेडी 9 पे है, तो आप लोग ऑटोमेटिकली पेशावर ज़ल्मी बाहर है, क्योंकि तो यानी कि बेसिकली लाहौर को तो आने के लिए अगला मैच जीतना ही जीतना है, या एक तो उनको ज़ल्मी को हराना है, एंड दे वांट टू मेक श्योर कि ज़ल्मी 2 हारे अगले 3 मैच, या ज़ल्मी 2 हार जाए। यस ठीक है। इस्लामाबाद की सिचुएशन देखें, एक मैच इनका कराची से है और एक ही मैच बचा इनका, नहीं इनके 2 मैच बचे हैं। यस, इस्लामाबाद का आपका कोयटा से है, बैक टू बैक मैच हो रहा है ना, ये बड़ा टफ है। इनका एल क्लासिको चल रहा है। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है, इस्लामाबाद अपना जो कोयटा से मैच खेल रहा है वो पिंडी में खेल रहा है, वहाँ वो जीत सकता है। अब ये चीज़ इनफैक्ट कराची से भी पिंडी में खेल रहा है। ये चीज़ अब उनकी है कि उनके जो अवे मैचेस थे लाहौर और मुल्तान वगैरह में वो कवर अप हो चुके हैं। अब ये अच्छे नहीं है, लेकिन ये बड़ा वरीइंग साइन होगा, भले ये 2 मैच जीत के भी आए, जो इनके जहन में अब ये होगा कि लाहौर में आके 3 बैक टू बैक मैचेस आ रहे हैं और अब सेमीफाइनल फाइनल सब लाहौर में होना है, ये इनके लिए वरीइंग चीज हो सकती है। अच्छा एक क्वालिफायर सही, नहीं एक चीज एक आपको एक क्वालिफायर पिंडी में, तो ये इनके लिए एक चीज अच्छी हो सकती है कि दे वुड वांट कि टॉप 2 में ही हम आए, ताकि हमें पिंडी का क्वालिफायर 1 मिले, एंड मेक श्योर करें कि हम पहला क्वालिफायर जीत के डायरेक्ट पे लाहौर में फाइनल की तैयारी करें, तो दिस इज द बेस्ट बेट। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी आप दे सकते हो कि आप डायरेक्ट फाइनल में लाहौर में वापस खेलो, इससे बेहतर है आप खेलते हुए आओ ताकि आप लाहौर की यार 3 खेल लिए ना आपने बैक टू मुल्तान एक, और तो इधर भी ये है कि अब आपको सबक मिल गया है। हाँ मेरे हिसाब से अब इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो ये प्लेयर्स के लिए एक्सक्यूज़ है, हर टीम खेल ली है हर जगह पे, 2 टीम्स की तो होम ग्राउंड ही नहीं है, तो इट्स नॉट फेयर कि भाई आप ये एक्सक्यूज़ बना के चलो। ठीक हो गया, बस प्रेडिक्शंस की तरफ चलते हैं। ये स्केड्यूल देखते हुए और ये सिचुएशन देखते हुए क्या लग रहा है, कौन सी टीम आ रही है, और मतलब चांसेस ज़्यादा किसके लग रहे हैं? यार टू बी फेयर शायद आप ये पसंद नहीं करोगे, बट जो अभी जिस तरीके से ऑर्डर चल रहा है तो मुझे लग रहा है ज़ल्मी विल ट्राई देयर बेस्ट, बट थोड़ा सा एंड में आके अनलकी हो सकते हैं, बिकॉज 3 मैचेस बैक टू बैक जीतना। आप कह रहे हो कि 3 में से 2 नहीं जीत सकते, 2 जीतना ज़रूरी है। 2 जीतने पे माइट भी, हाँ ज़ल्मी और लाहौर में मैं कंफ्यूज हूँ
कि इनमें से कोई एक बाहर होते हुए नजर आ कोई रहा सी है। भी ज़ल्मी 2 जीत गया तो वो तो आ रहे, 3 में से बेसिकली 2 जीतने, या लाहौर को, हाँ अगर लाहौर को सिर्फ हराएं तो वो तो काफ़ी नहीं है, बट 2 जीतने। और अगर 2 जीत गया और लाहौर एक मैच जीत गया तो देन ऑब्वियसली आपको भी पता है कि लाहौर आगे आ गया इस चक्कर में। नहीं, अगर 2 जीत के लाहौर, हाँ फिर लाहौर आ गया गेस। 2 अगर आप लाहौर के अगेंस्ट लाहौर को छोड़े बगैर भी जीत गए और लाहौर वो मैच जीत गया तो इसमें मैं फिर तो आप कह रहे हो कि कराची और इस्लामाबाद को कोई मसला नहीं होगा? मसले होंगे ऑब्वियसली वो 1, 2 और 3, 4 वाली पोजीशंस में, क्योंकि अगर कराची को पेशावर हरा दे, आप अज्यूम करो कि पेशावर 2 मैच जीता है, ठीक है, पेशावर जीता कराची से और मुल्तान से, ठीक हो गया, ठीक है, तो अब कराची का आप हो गया 10 पॉइंट पे खड़े में, और पेशावर आ गई वो भी 10 पॉइंट पे आ गई। तो अगर कराची दूसरा मैच या तो वो मस्ट विन होगा या नेट रन रेट पे भी जा सकता है, तो यहाँ पे कराची के लिए भी थोड़ा सा मसला हो सकता है। बिल्कुल एकदम नेक एंड नेक वाली सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि आपको अभी पता है कि मुल्तान क्योंकि मैं सुल्तान बात भूले मत कि कराची का मैच इस्लामाबाद में है। वैसे कराची ने बहुत इंप्रूव कर लिया बैटिंग में, अभी जो पावर प्ले का भी हम स्कोर देख रहे हैं बेहतर हो गए, बट अभी भी इस्लामाबाद को आप इस्लामाबाद में नहीं, आप यानी कि पिंडी में हल्का नहीं ले सकते। बिल्कुल ये कह तो सकते हैं। मेरी अब तक बस यही है कि ऑब्वियसली इस स्टेज पे आगे क्योंकि अब मार्जिन बहुत कम है ज़ल्मी के पास, दो आई वांट देम टू क्वालिफाई मेरी 4 पिक्स में, तो मगर अगर आप टेबल आपने लास्ट किया था ज़ल्मी को, मैं बोलूंगा नहीं। नहीं लास्ट तो मैंने किया था, इस तरह तो क्वेटा को भी मैंने टॉप पे किया था, बट मैं कह रहा हूँ क्वेटा को तो हम दोनों ने टॉप पे किया। मैं चाहता हूँ कि भाई अब टूर्नामेंट देखो चेंज भी तो हुआ है ना। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने उस टाइम प्रिडिक्शन दी थी, मैंने ये नहीं कहा था यार ये तो लास्ट ही आए, नहीं कि हाँ यार लास्ट आ सकते हैं विद द स्क्वाड, बट अब जिस तरीके से फॉर्म आ रही है और इनको अब आहिस्ता आहिस्ता पता चला है कि यार प्लेइंग 11 हमारा क्या हो सकता है, और बैकअप भी अच्छा है कि आपके पास नाहिद राना है, बेंच पे इतने अच्छे प्लेयर्स हैं। अच्छा मैं एक चीज़ बस कहूँगा और इसको एंडिंग नोट पे लेके चलते हैं, ठीक है। लाहौर और मुल्तान को आप हटा दो, कराची, क्वेटा और पेशावर, ये इस वक्त मोमेंटम टीम है। इस्लामाबाद का भी मोमेंटम थोड़ा सा टूट गया, लेकिन ये 3 इस वक्त मोमेंटम की है। और आप देखते हो कि यूजुअली टूर्नामेंट्स में जो टीम्स एंड में मोमेंटम पकड़ती है ना, वही जीतती हैं। तो इस सिनेरियो को देखते हुए तो मुझे बड़ा लग रहा है कि इन्हीं 3 में से कोई टूर्नामेंट भी जीतेगा, अनलेस इस्लामाबाद अचानक से मोमेंटम पकड़ता है, और वो चांस हो सकता है पिंडी में खेल लें। लेकिन इसके अलावा तो मुझे ये वाली चीज़ है जो कि इन 3 टीम्स को बड़ा बेनिफिट करते हुए दिख रही है। वैसे हिस्ट्री भी गवाह रहा है कि इसी तरह ही है, जो लेटर हाफ में मोमेंटम पकड़ता है उन्हीं के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और ज़ल्मी हमेशा लेटर हाफ में बढ़ता है, अक्सर उनका स्लो स्टार्ट रहता है। ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आप स्टार्टिंग में कोई मसला नहीं, 2-3 मैच भी अगर आप हारते हो तो दे आर लाइक कि भाई अभी कर लो गलती, आखिरी के क्रंच मैचेस में नहीं करो, क्योंकि इस्लामाबाद टेबल टॉपर्स थे, 5 कंसेक्यूटिव मैचेस जीतने का 3 कंसेक्यूटिव हार गए। अब आप सोचो ऑल ऑफ ए सडन अभी इनके ऐसे हालात हुए हैं कि शायद 3rd 4th पे आके या शायद बाहर भी हो जाए, क्योंकि अभी 10 पॉइंट पे पक्का नहीं हुए। वो था ना लास्ट ईयर नसीम शाह का, रेहान लोग बताते हैं कि वो बोलता है कि 3rd 4th आ गए तो क्या हुआ, एक मैच एक्स्ट्रा खेल के जीतना पड़ेगा टूर्नामेंट, ये कर लेंगे। तो वो देखो मोमेंटम पकड़ते हैं तो उनको टाइम नहीं लगता, वो पकड़ सकते हैं, वो बिल्कुल पकड़ सकते हैं। लास्ट मैच के बस कुछ ड्रॉप कैचेस हैं जिस वजह से थोड़ा एक बंदा डिसहार्ट होता है। वैसे इस पे हम अगली पॉडकास्ट में करेंगे क्योंकि अब हमने काफ़ी टाइम ले लिया, लेकिन ये ड्रॉप कैचेस एज अ होल बहुत बड़ा मसला है। पेशावर में मुझे बहुत देखने को मिले हैं, आज लाहौर ने ड्रॉप किया था, उसने कराची में ड्रॉप किया था, आमिर जमाल ने बड़ा कैच ड्रॉप किया था, इस्लामाबाद ने बहुत ड्रॉप किए हैं, क्वेटा में मैंने काफ़ी ड्रॉप देखे हैं। तो ये चीज़ तो ठीक करनी होगी PSL को यार बिल्कुल, क्योंकि एकदम ना मोमेंटम टूट जाता है। एक फास्ट बॉलर इतनी गर्मी में जिस मेहनत से स्पिनर या फास्ट बॉलर जो भी आता है बॉलिंग कराते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लान, वो चाहता है कि 1 विकेट तो तरीके से मिल जाए, क्योंकि रन फेस्ट लगा हुआ है, उसमें भी आप जिस तरह के कैचेस ड्रॉप कर रहे हो और जिस तरह के इजी कैचेस इस सीजन, और आप ये मत भूलो कि आपको बाकी सीरीज में पता नहीं होता किस लेवल की साइड आएगी, तो आपका हो सकता है यही हाईएस्ट क्वालिटी टूर्नामेंट हो, और डोमेस्टिक में तो यही है हाईएस्ट, जिसमें आपका हर डोमेस्टिक प्लेयर टेस्ट होता है। तो यहाँ अगर आप वो एग्जीक्यूट नहीं करोगे और यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट सही है, कोचिंग स्टाफ वगैरह सही है, तो उनके खिलाफ भी नहीं कर पाओगे, बास्केटबॉल और बेसबॉल कोचेस के साथ भी नहीं कर पाओगे, तो आप कहाँ करोगे। बट खैर इस नोट पे ख़त्म करते हैं। कोई एंडिंग बात कहना चाहो या कोई प्रेडिक्शन में ज़ल्मी को अभी भी डाल दो चाहो तो मैं आपको मौका दे सकता हूँ। यार चलो नहीं आप असली प्रेडिक्शन दें ताकि अगली पॉडकास्ट में मैं आपको आड़े हाथ दूँ अगर आ जाए। नहीं मैं स्टिक करूंगा इस चीज़ से। मैं क्या कहते हैं, अच्छा क्या ऑर्डर क्या रख रहे हो? अभी मैं ऑर्डर जो रख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेटा, कराची
कराची सेकंड। सेकंड इस्लामाबाद एंड देन लाहौर। अच्छा, मुझे लगता है कि क्वेटा फर्स्ट, इस्लामाबाद मुझे लग रहा है सेकंड किसी तरह आ जाएगी, लेकिन मैं कराची को रूल आउट नहीं करूँगा। और हाँ, इस्लामाबाद सेकंड, कराची थर्ड और पेशावर फोर्थ मुझे लगता है। मुझे लाहौर अभी भी बाहर होते हुए दिखती है। एक मेरी क्या कहते हैं बाहर होने की पेशावर पे थोड़ा सा था, फोर्थ और फिफ्थ में कंफ्यूज था, लेकिन जो लाहौर का था मैं शुरू से कंफर्म था, तो मुझे वहाँ अपना वो रखना है। और अभी चांसेस मुझे लग रहे हैं कि पेशावर आ सकती है, तो मेरा ये देखते हैं क्या होता है। इस बार थोड़ा अलग जाते हैं ताकि अगली पॉडकास्ट में मजा आए गुफ्तगू क्योंकि अगली पॉडकास्ट में हमें रिजल्ट्स मिल चुके हैं। ऑन दिस नोट पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। आई होप ऐसे ही क्रंच मैचेस और ऐसे ही नेल बाइटिंग मैचेस हमें और देखने को मिले, और इसके बाद फिर बांग्लादेश की सीरीज़ और T20 वर्ल्ड कप की तरफ तैयारी होगी, उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हैं। होपफुली उसमें भी ज़्यादा वीडियोस आएंगी। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जो भी सारी चीज़ें कर सकते हैं करें, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वन।